नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और इसका आज हमने नाम रखा है द बुल रन। और ये बुल रन पूरी दुनिया के मार्केट में आप देखने को मिलेगा। बीता हफ्ता इतना शानदार रहा भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए कि आप देखिए अमेरिकन मार्केट्स न्यू हाइस पे खड़े हैं। जापान का मार्केट 34 साल बाद उसने अपना पिछला हाई तोड़ा और उससे ऊपर जाने में सफल हुआ। यूरोप में जाइए आप, स्टॉक 600 जो बड़ा इंडेक्स है उसने न्यू हाई लगा दिया। चाइना जो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है इस समय, वहाँ पे भी लोअर लेवल से एक हफ्ते में 10% की रिकवरी आई है। खबरें ये भी हैं कि अमेरिका के बहुत सारे ETF फंड चाइना में खरीदारी कर रहे हैं। तो सिर्फ भारत के बाज़ारों में नहीं न्यू हाई लग रहे हैं, पूरी दुनिया में न्यू हाई लग रहे हैं। क्या पहेली है, क्यों लग रहे हैं? क्या इसमें सिर्फ लिक्विडिटी को कहना चाहिए या इकॉनमी बहुत ग्रो कर रही है? क्या रीजंस हैं इसके? ये एक क्वेश्चन है सबके मन में। और पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में हर हफ्ते हमने ये पहेली समझने की कोशिश की कि क्या डरना चाहिए, अब बुल रन और कितने फेज पे है, कहाँ पे है। तो हर बार इसका जवाब ये रहता है कि कॉशियस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। लेकिन ये बुल रन रुका नहीं है। तो ये तेज़ी किस तरह की है? क्या ये एक बहुत बड़े बुल रन के बीच में हम हैं, शुरुआत में हैं, पीक में है? और इस बुल रन का टेक्सचर क्या है? बदलाव हुआ इकोनॉमी में इसलिए ये बुल रन है, या सिर्फ पैसा बहुत झोंक दिया था इसलिए ये बुल रन है, या बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं सिस्टम में उसकी वजह से बुल रन आया है? तो एक तो ये सवाल है आज का, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरे दुनिया में जो ग्लोबल बुल रन है इसमें क्या दम है और कैसे समझना चाहिए। दूसरा एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत का जो बाज़ार है उसका मार्केट कैप $5 ट्रिलियन बहुत जल्द हो जाएगा। इकॉनमी के लिए तो हमें हो सकता है थोड़ा इंतजार करना पड़े 2-3-4 साल तक, लेकिन मार्केट का मार्केट कैप हो सकता है क्या? एक हेडलाइन बन सकती है $5 ट्रिलियन मार्केट कैप। तो क्या ये पॉसिबल है? नियर फ्यूचर पॉसिबल है। जेफरीज की कई सारी रिपोर्ट्स हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो कंजम्पशन से जुड़ा हुआ है, पेंट का सेक्टर, उसमें एक बहुत बड़ी घटना हुई है। बड़ा एक बिजनेस हाउस है बिरला ग्रुप, उन्होंने पेंट इंडस्ट्री में कदम रखा है और एक साथ 3 फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है, मतलब प्रोडक्शन शुरू हो गया है। और बाकी की 3 और फैक्ट्रियों में इसी साल के अंत तक काम शुरू हो जाएगा। यानी एक साथ 6 पेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, और इतने लार्ज स्केल की हैं वो कि पूरी कंट्री को कैटर करेंगी। 3 लाख डीलर शहरों तक वो पहुँचने की कोशिश करेंगे अपने चेक पॉइंट्स पर। और इसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। बाकी फैक्ट्रियों के जरिए 4,000 करोड़ और लगेंगे, जो कि पूरी पेंट इंडस्ट्री का 50% एक झटके में कैपेक्स किया गया। तो पेंट इंडस्ट्री में क्या होने वाला है इसको भी समझेंगे। तो तीसरा टॉपिक हमारा ये है। चलिए एक एक टॉपिक हम लोग समझेंगे, और जो आज हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। जाने पहचाने चेहरे, लेकिन औपचारिक तौर पे मैं आपको बता दूं कि सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ हैं। मार्केट के बड़े चेहरे, स्टॉक को, इंडस्ट्री को, सेक्टर को समझते हैं। मनीष डांगी जी हमारे साथ हैं, मैक्रो मोज़ैक के बहुत बड़े बड़े डेटा एनालाइज करते हैं, दुनिया भर के बाजार ट्रैक करते हैं। और मुझे याद है कि एक बार मनीष जी ने कहा था कि IT अब उनके रडार पे है, फेवरेट में। और आप देख लीजिए आज एनवीडिया ने क्या कमाल किया है। तो ये बात उन्होंने कम से कम 6 महीने पहले हमें बताई थी। तो मनीष जी से समझेंगे। पंकज जैन जी SW कैपिटल के हैं और बहुत अच्छा स्टॉक पिकर, मार्केट की पल्स समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले शो से पहले हम बात कर रहे थे तो बहुत खुश थे कि अब तो यहाँ से भी आगे 5-8 ट्रिलियन हो जाए, उनको तो मज़ा ही आएगा इसमें। और चौथे नंबर पे हमारे मित्र जसप्रीत अरोड़ा जी, रिसर्च एंड रैंकिंग के CIO है, हेड हैं। जसप्रीत जी से भी समझेंगे, क्योंकि अपना पैसा तो मैनेज कैसे कर ले, नुकसान हो जाए तो कोई पता नहीं चलता, लेकिन दूसरे का पैसा जब आप मैनेज करते हैं ना तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो जसप्रीत जी से भी बातचीत होगी। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक सिंपली ये समझना चाहते हैं कि सुदीप सर, ये ग्लोबल रैली जो चल रही है, दुनिया के हर बाजार न्यू हाई पे खड़े हैं, क्या हो गया ऐसा? नीरज जी, 2-3 चीज मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि एक बड़ा रिसेशन का उम्मीद यूएस में किया जा रहा था बहुत दिनों से। आपको याद होगा कि कोविड के टाइम से ही हम बात कर रहे थे। मार्केट में, हर मार्केट में ये चर्चा होता था कि यूएस रिसेशन में है, बहुत बड़ा रिसेशन आएगा। पर देखिए क्या हुआ। क्या यूएस में कभी रिसेशन नहीं हुआ।
और जो सॉफ्ट लैंडिंग जिसकी बात की जाती थी कि बहुत डिफिकल्ट है सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग होगा ही होगा, वो नहीं हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग ही हुआ। उन्होंने रेट बढ़ाए बहुत सारा, और जिसका पेन थोड़ा बहुत मार्केट में देखने को एक टाइम में थोड़ा बहुत हल्का सा देखने को मिला था, पर ऐसा कुछ बहुत बड़ा असर नहीं हुआ, क्योंकि लेबर मार्केट बहुत स्ट्रांग था वहां पे, हमेशा स्ट्रांग था। अब अमेजन और कुछ आईटी कंपनीज ने कुछ रिट्रेंचमेंट किए हैं, उससे ओवरऑल मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो आंकड़े कंटिन्यूअसली यूएस मार्केट से आते हैं लेबर के, वो स्ट्रांग है, एम्प्लॉयमेंट नंबर स्ट्रांग रहे हैं, और इकोनॉमी में रिसेशन तो दिखा ही नहीं, अभी अच्छा ग्रोथ दिखना लग गया है। यूरोप की अगर बात करें, वहां पे भी एक भयंकर स्थिति हो गया था। एक तो कोविड, उसके बाद जब रशिया यूक्रेन का वार लग गया और गैस लेके इतना गड़बड़ हो गया, रशियन गैस पे डिपेंडेंट थे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहां पे उम्मीद किया जा रहा था। पर वहां पे भी प्रॉब्लम हुआ जरूर, पर उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि मार्केट में एक बॉयंसी देखने को मिल रहा है, जो कि पहले उम्मीद से बहुत ज्यादा बॉयंसी देखने को मिल रही है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि लिक्विडिटी बहुत है। अब देखिए, लिक्विडिटी बहुत है, इसका कारण अब वापस 2008-9 से करना चाहिए, कि तब से एक क्वांटिटेटिव ईजिंग का जो माहौल दुनिया भर में रहा है, उसके चलते बहुत अच्छा खासा लिक्विडिटी मार्केट में डिफरेंट कंट्रीज के सरकारों ने पंप किया है, और उसका एक कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव असर, इवेंचुअली वो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग हो रहा है, और वो मार्केट में आ रहा है। तो ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात है, कुछ कंट्रीज पर्टिकुलरली जैसे इंडिया की अगर बात करें, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए हैं, जो कि मार्केट को एक ऊपर लेवल पे ले जाने के लिए सहायता कर रहे हैं। और आपने जापान की बात की, जापान में भी बहुत सारा अच्छा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, और जापान में भी एक 30-35 साल एक ग्लट में रहने के बाद वहां से दे आर ब्रेकिंग आउट। इसमें एक्सेप्शन है चाइना। चाइना में अभी भी स्थिति नाजुक है। हाँ, मार्केट में थोड़ा बहुत स्पेकुलेटिव बाइंग चल रहा है, पर मैं ये नहीं मानता कि चाइना की प्रॉब्लम खत्म हो गए, चाइना में एक बहुत बड़ा बुल रन होगा। चाइना में दिक्कतें हैं, और ये चाइना की दिक्कतें अगर बहुत ज्यादा हो जाए, तो शायद ग्लोबल मार्केट में भी इसका असर आएगा। तो ये एक छोटा सा चेतावनी भी मैं देना चाहूंगा कि चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया का है, और वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम अगर हो गया, तो वो सारी दुनिया को अफेक्ट करेगा। ये ध्यान में रखना चाहिए। तो सुदीप सर, ये सिर्फ पैसे की वजह से रैली है, या हर सरकारों ने हर देश में इकोनॉमी में बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं, इसकी वजह से होप बिल्ट हो गया कि अब जैसे ना हम लोग दादर के स्टाइल में कहते हैं कि पूरा दादर रीडेवलपमेंट चल रहा है, वहाँ पे पुराना सब टूट के नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, तो ज़्यादा बॉयंसी आ जाती है, उस तरह का मामला है क्या कुछ? देखिए नीरज जी, दोनों मैं जैसे कह रहा था कि हाँ। तीन चीज है। एक तो उम्मीद था कि रिसेशन, माहौल खराब होगा, वो हुआ नहीं। दूसरा, लिक्विडिटी जबरदस्त, और ये लिक्विडिटी 15 साल से मार्केट में पंप हो रहा है, मार्केट में आ रहा है, और अभी सारा लिक्विडिटी बरकरार है। अच्छा, तीसरा, स्ट्रक्चरल चेंजेस इंडिया में हुआ है, बहुत जबरदस्त इंडिया में हुआ है, बहुत सारे और देशों में भी हुआ है। तो ये सारा तीनों चीज का असर मार्केट पे देखने को मिल रहा है। और एक आखिरी चीज, क्योंकि आप पूछ रहे हैं, तो बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी जब रेवोल्यूशन लाता है, तो वो एक 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 जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में उसका ग्रोथ होता है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। जब आप सोचेंगे, जब जब स्टीम इंजन आया था, एक रेवोल्यूशन हो गया। तो अभी भी टेक्नोलॉजी में शायद हम लोग एक रेवोल्यूशन के वर्ज पे खड़े हैं। और ये जो एनवीडिया का जो एक्साइटमेंट एनवीडिया को लेके है, ये एडवांस्ड एआई एमएल इक्विप करने वाला जो चिप मैन्युफैक्चरिंग, एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन शायद ला रहा है, जो जिसके कस्प हम लोग पे है। शायद ये शुरुआत है वो रेवोल्यूशन का। तो वो शुरुआत आपने चूंकि एनवीडिया का जिक्र किया, तो बता दूं आज सुबह से हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि मतलब पूरी दुनिया के बाज़ारों में एक ही नाम चल रहा है, एनवीडिया ने ऐसा क्या कर दिया। तो एनवीडिया के जो Q4 के रिजल्ट आए थे ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, तोड़ फोड़ रिजल्ट, इसको हम लोग अपने इंडियन मार्केट लैंग्वेज में कहते हैं कि जो उम्मीद लगाई थी निवेशकों ने, इन्वेस्टर्स ने या एनालिस्ट ने, उससे भी बेटर गाइडेंस, और उससे भी बेटर। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि मात्र 12 से 14 घंटे के अंदर उसके मार्केट कैप में एक रिलायंस जुड़ गया। 277 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप बढ़ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और वो कंपनी अब थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन गई है। तो इस तरीके जो अभी सुदीप सर कहते हैं, टेक्नोलॉजी में अगर कोई बड़ा बदलाव होता है तो फिर वो
मल्टीपल में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलता है। तो एनवीडिया इसलिए बहुत चर्चा में, और उसके चक्कर में एएमडी, एआरएम होल्डिंग, सुपर कंप्यूटर, मतलब 4 से लेकर 32% की रैली थी कल चिप कंपनीज में। तो मनीष जी ये बताइए कि जापान का चार्ट दिखाइए, 34 साल लगे उसको अपना पुराना हाई तोड़ के अब नए हाई की तरफ आ जाने में। इसकी बहुत अलग अलग लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये देखिए दिसंबर 29 1989 को उसने 38,915 का लेवल टच किया था। उसके बाद वो 2024 में आकर के 39,000 को पार कर पाया। 34 ईयर्स लगे उसको न्यू हाई तोड़ने में। तो ये इसमें एक पीढ़ी गुजर गई। जिसने 25 साल में पहली बार पैसा लगाया होगा तो उसको तो आज वो दिन मिला होगा बुढ़ापे में कि अब शायद मेरा भाव आया। लेकिन आया, और वो इकॉनमी जो लगातार 2 क्वार्टर से नेगेटिव ग्रोथ रेट दे रही है, रिसेशन की बातें जापान बोली, वहाँ का मार्केट हाईज पे खड़ा है। वहाँ के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर साहब आए हैं, जिनको गवर्नर कह लीजिए आप, वो बार बार धमकी देते हैं कि हम जो है नेगेटिव यील्ड वाली पॉलिसी से बाहर निकलेंगे। कुछ कुछ उन्होंने किया भी, इसके बावजूद मार्केट में डर नहीं है। मनीष जी क्या है ये पूरी दुनिया की जो रैली आप ट्रैक करते हैं रोज, कैसे आप इसको इंटरप्रेट करेंगे? हाय नीरज। तो बेसिकली अगर सिर्फ यूएस स्पेसिफिक की बात करें, क्योंकि वो एक बास्केट मार्केट है और टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंडिया भी उसको टो करता है, वहाँ एक सिक्लिकल स्लोडाउन आया था 1.5-2 साल तक अर्निंग्स में, जो मोस्टली मार्जिन ड्रिवन था। तो वहाँ से एक सिक्लिकल अपटर्न दिसंबर 2022 से हर चीज में, जो आप उसको फॉरवर्ड अर्निंग एक्सपेक्टेशंस के थ्रू अगर लेंसेज से देखेंगे, तो वो वहां से अर्निंग एक्सपेक्टेशन, जो फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन होती है एनालिस्ट की, वो वहां से वापस से धीरे धीरे ऊंची आने लगी है। तो एक तो आप सिक्लिकली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पिछला साल 1.5 साल से क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा बस्ट हुआ था यूएस के अंदर 2022 में, तो उसका रिवर्सल है। दूसरा, आप उसको चैट जीपीटी मार्केट बोल सकते हैं, जैसे कि फैंक्स 2010s के मार्केट को एक्सप्लेन करता है। तो शायद नवंबर 2022 जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, हम लोगों ने एक आध शो भी किया था इसके ऊपर, अगर आपको याद है तो। बट बेसिकली एक जो जनरल प्रायर था कि ये कुछ एक नई चीज है जिसको हम सब अभी तक एज एन एनालिस्ट अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतना तेजी से वो प्रोडक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। लेकिन मार्केट का जनरल एंटिसिपेशन ये है कि जो प्रोडक्टिविटी नंबर्स हैं वो थोड़े से चैट जीपीटी हो जाएंगे, सो टू से, कि एलएलएम्स या एआईज की वजह से फर्म्स के मार्जिन जो ऑलरेडी काफी एलिवेटेड लेवल पे है, वो शायद वहां पे और हेफ्ट या और इंक्रीज देखा जाएगा। तो उसका मार्केट का एंटिसिपेशन है, जो नंबर्स में भी है। और तीसरा ये है कि इतने एलिवेटेड मार्जिन के बाद में भी, बिकॉज कोविड ने कुछ किया है हमारे देश के कॉर्पोरेट ने को, या यूएस के कॉर्पोरेट को खास करके, कि मार्जिन्स एक्चुअली सिक्लिकल स्लो होने के बावजूद भी पुराने लेवल्स पे नहीं पहुंचे और अब वापस से पीक पे आ गए हैं। जैसे यूएस एस&पी 500 का मार्जिन देखोगे 12.5% पे, और एक्चुअली फॉरवर्ड मार्जिन्स और ज्यादा दिखा रहे हैं। सिमिलरली इंडिया के मार्जिन्स अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट को बेक इन करके देखते हैं, तो मार्जिन लाइक 12.5 पौने 13 के आसपास में है। तो बेसिकली ये 3 रीजन है कि मार्जिन्स का सिक्लिकल अपटर्न, कोविड की वजह से कुछ कॉर्पोरेट ने अपने आप को रिस्ट्रक्चर ऐसे किया है कि वो हायर हाइज और लोअर और हायर लोस के ऊपर मार्जिन सेटल हो गए हैं, और शायद एआई ड्रिवन कुछ तो प्रोडक्टिविटी बूस्ट मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है, और कई सारे बिजनेसेस में शायद वो ऑलरेडी बेक्ड इन है। तो एनवीडिया तो बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो अगर फेसबुक और गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड अगर जीपीयू खरीदेंगे, तो बहुत सारा इन बड़ी कंपनियों का एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी जीपीयूज के खरीदने में और उसकी वजह से एनवीडिया की सेल्स के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। इसके लिए ऑफ कोर्स वो एक रिप्रेजेंटेटिव मार्केट है, कॉर्पोरेट है, या उसकी वैल्यूएशन है जो मार्केट उसको और जो कॉर्पोरेट उसको बेक इन कर रहे हैं। ओके, मनीष जी ने कहा कि चैट जीपीटी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा शो किया था इसमें, उस समय ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी। मोटे तौर पे बता दूं आपको एकदम आम भाषा में कि प्रोसेस तेज हो गया आपका, तो आपकी यील्ड बढ़ गई प्रोडक्टिविटी में, उसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं क्योंकि कॉस्ट आपकी कम हो रही। प्लस अलग रीजन्स है कि वो एक बड़ा सिक्लिकल वेव था कमोडिटीज़ का, वो सब बस्ट हुए। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही जो कि कोविड के दौरान बहुत सारे बिजनेसेस बस्ट हुए हैं।
अगर वो कोविड नहीं आता तो वो ऐसे ही चलते रहते, बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन वो चूंकि आया, बंद हो गया तो वो टूट गए, अब वो नए बने हैं, तो नए बने तो अच्छे वाले बन गए, तो इसलिए भी वहाँ पे बहुत मार्जिन दिख रहा है। तो मनीष जी, फिर क्या ये माना जाए कि ये दमदार रैली है, इसके बारे में शक नहीं करना चाहिए? सो बिल्कुल, आई मीन अगर सिर्फ मार्केट की वैल्यूएशन को आप लिक्विडिटी के लेंस देखेंगे तो वो गलत होगा कि ऐसा मार्केट्स के अंदर एक्चुअली रियल रेट्स काफी ऊंची हैं, ओवरऑल लिक्विडिटी इंडिया के अंदर भयंकर टाइट है, और जो मैक्रो लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, और यूएस के अंदर भी इंटरेस्ट रेट्स ऑफ कोर्स आई मीन 15-20 साल की ऊंचाइयों पे है। उस हिसाब से लिक्विडिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है इसको। तो लिटरली जो अंडरलाइन अर्निंग मोमेंटम है, मार्जिन्स हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मार्केट कर पा रहे हैं। खास करके यूएस के अंदर तो बहुत तोड़फोड़, जैसे आपने बोला कि रिजल्ट्स रहे हैं, और जिस तरह से आई मीन इतने बड़े मार्केट के अंदर इतनी बड़ी कंपनियां, उनके मार्जिन्स आई मीन ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है कि इतना, आई मीन कैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट, आप जैसे बता रहे थे एनवीडिया की साइज, उस साइज के ऊपर और सारे फैंक्स कैसे इतने बड़े मार्जिन्स को डिलीवर करते हैं। आई मीन नो अदर कंट्री इंक्लूडिंग जापान के आप मार्जिन देखेंगे 4-5% मार्जिन है। यूरोप के अंदर सारी कंपनियों के मार्जिन जो है वो 7-8% मार्जिन है। यूएस का S&P 500 एग्रीगेट लेवल पे 12.5% का मार्जिन है, जिसका साइज जो है वो हमसे बहुत कई गुना बड़ा है। तो मीन अनबिलीवेबल मार्केट्स हैं और कॉर्पोरेट्स अनबिलीवेबल है वहां पे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 हफ्ते पहले मेटा का आया था रिजल्ट, उसमें भी एक दिन में करीब $250 बिलियन का मार्केट कैप बढ़ गया था। तो लोगों ने कहा अरे ये तो हाहाकार हो गया, इतनी बड़ी कंपनी, इतना मार्केट कैप बढ़ा। और इवन एनवीडिया में आप देखें तो 4.64 से बढ़ के 5.16 ईपीएस हुआ है। इतना गजब की रैली, और जैसे मनीष जी कह रहे इतने बड़े साइज पे ये ग्रो करना अनबिलीवेबल है। इसलिए हम लोग सुबह से बहुत थ्रिल्ड थे कि ये एनवीडिया ने पूरी दुनिया के बाजार को हिला के रख दिया कि दोस्त अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। जसप्रीत सर, डर लग रहा है आपको, या आपको और कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं यार हम अकेले नहीं, तो पूरी दुनिया में चल रहा है और ये चलता रहेगा भी? डर तो नहीं लग रहा है, आई वुड से एक्साइटमेंट ज्यादा है, बिकॉज अब ये काइंड ऑफ ग्लोबल एक्साइटमेंट बन गया है। जैसे आपने बताया, ऑल द एक्सपर्ट्स ने भी अपना पूरा डिटेल एनालिसिस भी किया, बट मुझे भी एकदम साथ में व्हाट आई रिमेम्बर इज कि जो इंडिया में भी हो रहा है वैल्यू और ग्रोथ का मिक्स, वही ग्लोबली भी देखने को जा रहा है। तो इस समय जो बेस्ट 2 परफॉर्मिंग मार्केट्स ग्लोबली हैं, नैस्डैक एंड द जापानीज इंडेक्स, एक को आप ग्रोथ बोल सकते हैं, एक को आप वैल्यू पिक बोल सकते हैं, बिकॉज एज यू राइटली सेड 34 साल बाद उन्होंने इट्स कम बैक टू दैट लेवल। तो ग्रोथ और वैल्यू दोनों ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में प्ले आउट हो रहा है एट द सेम टाइम, जो थोड़ा मतलब कम देखने को मिलता है, राइट? नॉर्मली वन सेट ऑफ ट्रेंड इज वेरी वेरी मोर विजिबल, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज थोड़ा काम आसान हो जाता है, बिकॉज यू नॉट नेसेसरली थिंक कि आप सिर्फ ग्रोथ में ढूंढ रहे हैं, बिकॉज इंक्रीमेंटली वहां मुश्किल होता है, एंड एट द सेम टाइम यू हैव बोथ द बास्केट्स टू चूज फ्रॉम। सो इन दैट सेंस एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, एंड इंडिया का भी शेयर हर मामले में ग्लोबली बढ़ रहा है, तो वी आर गेटिंग आवर फेयर शेयर ऑफ से एंड फ्लोज ग्लोबली, तो वो भी देख के बहुत अच्छा। So overall, I think I'm very very positive basis whatever is happening globally, और उसका जो implication इंडिया। तो जसप्रीत जी, आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं इसको कि जो रैली हो रही है जस्टिफाइड है? एग्जैक्टली। तो मेरा इसमें क्या मानना है कि देयर आर द क्रिटिक्स व्हिच सेज कि लास्ट 10 ईयर से देखें तो हम प्रीमियम पे चल रहे हैं एंड वगैरह वगैरह, इसलिए थोड़ा they get scared, and थोड़ा वो मैसेज भी वैसे निकल के आता है when and it's mostly with the foreign brokerage houses, because that's the way they would typically tend to picture it. But my take on that is कि सर 10 साल पहले जो इंडिया का मकाम था, we were 9th largest, today we are 5th largest, तो हम $1.8 ट्रिलियन थे, आज हम $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है, राइट? आज 7% पे ग्रो कर रहे हैं, तब 4.5% पे ग्रो कर रहे थे। तब हमारा जो गवर्नमेंट का स्टेटस था इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अलग लेवल पे था। आज हम अलग लेवल पे, इन द लास्ट 10 years we've had a stable government, and God willing we'll have another round. So एक अलग प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच गए इन द लास्ट 10 years, so इसलिए जस्ट एक एवरेज लेना एंड उसके साथ कंपेयर करना may not be appropriate, and the kind of flows जो हम मिल रहे हैं इंक्लूडिंग SIP flows, वो मतलब एक नया एवरेज बनेगा, वो अभी भूल जाना पड़ेगा हमें पिछले 10 साल का एवरेज। So that's, I think, broadly the sense I'm getting, by looking at that. ओके, पंकज जी,
किस लेंस से आजकल आप देख रहे हैं मार्केट को कि लिक्विडिटी वन रैली है, ये सब लोग, इन लोगों ने अभी वो दिन देखे नहीं जब बहुत तेज़ गिरावट आती है। एक एनालिसिस ऐसा भी होता है लोगों का। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको एकदम नए तरीके से आप देखिए, चीज़ें बदल रही हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो नीरज जी, मार्केट में हमने कई बार देखा है अपने 26-27 साल के एक्सपीरियंस में, मार्केट में वही नैरेटिव बिल्ड हो जाता है जिस तरह की मार्केट में चाल होती है, एंड वी हैव सीन इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। बट अगर हम आजकल की मार्केट को एक थोड़ा सा रैशनल तरीके से जाने, तो मेरे को लगता है इसमें कोविड का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। आई थिंक इट्स अ मल्टीपल ऑफ, आई वुड से, जैसे हम बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी, लिक्विडिटी ड्रिवन, कोविड फैक्टर, वैल्यूएशन गेम, जो बड़े कॉर्पोरेट हैं आई थिंक उधर ज्यादा कंसोलिडेशन हो गई, छोटे वाले शायद कोविड की वजह से पीछे रह गए। एंड जो एक हमने पोस्ट कोविड एक जो फिनोमिना देखा अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो कंजम्पशन में हो, चाहे वो लिक्विडिटी में हो, कि एक जो स्पेंडिंग है, एक शायद मैं एक बार किसी फोरम में बैठा हुआ था, मैंने कहा शायद एक स्टडी ऐसी करनी चाहिए या कहीं ना कहीं होगी भी, कि कितना पैसा से करंट जनरेशन ने या लास्ट 5-6 ईयर्स में या कोविड और कोविड के बाद फिक्स्ड एसेट से समथिंग लाइक एफडी, डेट मार्केट वगैरह, इट हैज प्लॉट बैक इनटू समथिंग लाइक इक्विटी। आई थिंक यंगर जनरेशन जो एक आज के दिन जो एक 20 से 30-35 साल तक की जनरेशन है, आई थिंक काफी पैसा अपना प्लॉ बैक कर रही है इक्विटी काइंड ऑफ कल्चर में, and that may be happening throughout the world. I think that is more of a psychological kind of question rather than based on fundamentals. उसके अलावा अगर हम देखें जो बड़ी कंपनीज हैंगी अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे इंडिया में हो, ग्लोब में हो, यूएस में हो, आई थिंक दे हैव डिलीवर्ड प्रीटी वेल इन लास्ट 4-5-6 क्वार्टर्स, और आई थिंक ये ट्रेंड अभी चलेगा। उसके अलावा जिस तरह के इलेक्शन ईयर है 2024, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, काफी सारे बड़े इलेक्शन इंक्लूडिंग यूएस में जो होने 2024 में, तो आई थिंक दैट मोमेंटम विल आल्सो कंटिन्यू टू पुश से एसेट्स लाइक इक्विटी मार्केट्स ऑन अ हायर स्केल। सो इन सब तीनों चारों चीजों का कॉम्बिनेशन है जो हम देख रहे हैं कि पिछले, जैसे अभी हम निकाई जापान की बात कर रहे थे, पिछले 18-20 महीने में ऑलमोस्ट 45-50% रिटर्न निकाई ने दिया है। इसी तरह नैस्डैक अगर हम देखें पिछले 12-14 महीने में करीब 35-40% का रिटर्न नैस्डैक ने दिया है, और हमारी मार्केट ने तो बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है। सो अपार्ट फ्रॉम एक चाइनीज मार्केट को अगर हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे रख दें, आई थिंक इट इज अ फिनोमिना अक्रॉस द ग्लोब। वेदर दिस फिनोमिना इज लाइकली टू एंड सूनर देन लेटर, मेरे को ऐसा नहीं लगता। आई थिंक ये अभी एक चलेगा ट्रेंड, जो बड़ी कंपनी है काफी अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं। सो आई थिंक वन हैज टू स्टे विद द मार्केट, वन स्टिल शुड नॉट वरी कि मार्केट यहां से बहुत ज्यादा टैंक होने वाला है, बहुत सीरियस करेक्शन आने वाली है। आई थिंक शायद वी वुड बी मेकिंग अ मिस्टेक ऑन दैट, बट इट्स जस्ट दैट कि बीच बीच में करेक्शंस आती रहेंगी मार्केट में, दैट करेक्शन मे बी लिटिल शैलो और डीपर, बट मेरे को लगता है कि जो बड़ी अच्छी कंपनियां हैं अक्रॉस द ग्लोब, they will continue to perform including India. Okay, मनीष जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे शायद? नहीं, क्या मैं सिर्फ बता रहा था क्योंकि आप एक जापान का चार्ट बार बार बता रहे थे कि इन्वेस्टर को जनरली पता होना चाहिए कि बहुत सारा गेन जो है जापान में वो करेंसी का है जी। बेसिकली 100 येन से $1 मिलता था, 100-110 से 5 साल पहले वो 150 हो गया है ना। तो जो अभी 20 का 40,000 का निकाई दिखा रहे हैं आप अपने चार्ट में, वो एक्चुअली डॉलर के अंदर 50% का ही गेन है, 100% का गेन नहीं है। तो देखिए मार्केट में बहुत अलग अलग जादू चलते हैं। करेंसी का जादू जो है, मैं हमेशा आपके शो पे बोलता हूँ कि उसको निकाल के देखना चाहिए, क्योंकि वो करेंसी का जादू जो है वो सिर्फ लोकल इन्वेस्टर के पास अगर कोई चॉइस नहीं है तो है। अदरवाइज वो बेसिकली जैसे हमारे देश में अगर बहुत ज्यादा करेंसी डिप्रिशिएट हो जाए तो वो इन्फ्लेशन खा जाती है उस रिटर्न्स को। तो वो देख के करना चाहिए कि जापान में उतना बड़ा जादू नहीं है जितना दिख रहा है। ऑफ कोर्स यूएस का जादू अलग ही है। अब देखिए, अब है ना, यूके में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, मार्केट ने बहुत अच्छा नहीं किया है। इंडिया और यूएस एक थोड़े से, ऑफ कोर्स उसको बास्केट केस नहीं बोल सकते, यूएस तो 50% है दुनिया का और इंडिया भी अब सिग्निफिकेंट हो गया है, बट फिर भी छोटा ही है रिलेटिवली। बट इनके अलावा बहुत सारे मार्केट्स हैं, अगर 5 साल के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं किया है। करेक्ट। और जापानीज इकोनॉमी के, जापान को ये कहा जाता है कि वो करेंसी एक्सपोर्टर है, तो येन कैरी ट्रेड वगैरह आप लोग सुनते ही होंगे, वो सब उसी के जिक्र कर रहे हैं मनीष जी कि बहुत पैसा दुनिया भर में झोंका, उसकी वजह से जी। मनीष जी एक चीज़, मैं एक फंड मैनेजर से बात कर रहा था लास्ट वीक, तो उन्होंने एक बड़ी, अभी मैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि लार्ज कैप सस्ते हैं, अभी बहुत चले नहीं हैं,
मिड कैप महंगे हो गए हैं, लेकिन स्मॉल कैप में तो अभी भी अगर उनकी अर्निंग्स को आप एडजस्ट करें तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, उसमें कोई तेज़ी नहीं, बावजूद इसके कि बहुत सारे फंड ने लमसम लेना बंद कर दिया स्मॉल कैप में, अब वो केवल SIP पे ही चल रहे हैं। क्या वाकई ये ऐसी तस्वीर बनी कि अर्निंग्स जैसे यूएस में, जैसे इंडिया में भी अर्निंग इतनी बढ़ के आ रही है कि मार्केट के जो वैल्यूएशन के एंगल से लोग देखते हैं वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए? तो इंडिया में अगर नीरज देखेंगे तो ये सही बात है कि आई मीन ऑफ कोर्स स्मॉल कैप मिड कैप जो है ऑलमोस्ट 30% ऑफ द मार्केट हो गया है, तो आई थिंक ऑल टाइम हाई है। आई थिंक 2007 में एक बार शायद हुआ था। तो एक्चुअली वेट, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि हमारा जो परसीव्ड वैल्यू है फ्रेंचाइजेस का, वो स्मॉलर फ्रेंचाइज वर्सेस लार्ज फ्रेंचाइज के अंदर हम स्मॉल फ्रेंचाइज को ओवरवेट कर रहे हैं। तो ये दो नैरेटिव्स में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। बात सही है कि 10 साल के मतलब ठंड के बाद में जो छोटी फ्रेंचाइजेस हैं जिन्होंने जीएसटी, डीमॉन और उससे पहले बैंकिंग क्राइसिस की बहुत मार खाई थी, तो और उसके बाद में एक काफी रिलेटिवली इम्प्रूवमेंट है, मार्जिन्स बेहतर है, प्रॉफिट की रिकवरी हुई है, तो उस दृष्टि से देखें तो शायद ये सस्टेनेबल है। लेकिन स्मॉल कैप का खास इशू ये होता है कि उनकी अर्निंग्स को फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, वो बहुत हाई बेटा अर्निंग्स होती हैं। लार्ज कैप में ऐसा नहीं होता है, ऊपर नीचे भी आप ना गलत पाओगे अगर किसी की एस्टिमेट को, तो 5-10% ऊपर नीचे हो जाता है, अनलेस कुछ बहुत मैसिव ग्लोबल क्राइसिस हो जाए। स्मॉल कैप में ऐसा नहीं होता है, अचानक से आप मतलब हाई एंड ड्राई आपको रियलाइज होगा कि आप किसी कंपनी का बेसिकली आप बहुत अच्छे से उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हाई बेटा इंडस्ट्री है, इंटरमीडिएट फर्म्स रहती हैं दोनों तरफ से, कंज्यूमर और बड़ी कंपनियों की तरफ से, दोनों तरफ से कई बार मार पड़ती है। तो सिक्लिकल स्लोडाउन्स में स्मॉल कैप मिड कैप बहुत खराब करते हैं। तो इसलिए उसको प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक देखना, खास करके फॉरवर्ड पी देखने से आपको स्मॉल कैप की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड कर सकते आप। तो ब्रॉडली अगर आप मार्केट को देखें तो इंडिया में लार्ज कैप, सही बोल रहे हैं वो फंड मैनेजर से बात हुआ कि वो ठीक ठाक ही रीजनेबल सी वैल्यूएशन है शायद लार्ज कैप में रिलेटिव टू मिड कैप और स्मॉल कैप। बट रिलेटिव टू अगर इमर्जिंग मार्केट देखेंगे तो इंडिया 1-1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन महंगा है, रिलेटिव टू यूएस मोटा मोटी उसी भाव पे है, रिलेटिव टू बॉन्ड अगर देखेंगे तो 1-1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन महंगा है, क्योंकि ऑफ कोर्स रेट्स वहीं आ गई हैं जहां हिस्टोरिकली इंडिया में रहती है पिछले 15-20 साल से, लेकिन 15-20% प्राइस फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग जो है वो महंगी है। ओके, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बिल्कुल सही एनालिसिस कि मिड कैप या स्मॉल कैप को खास तौर पे, क्योंकि वो कंपनियां बहुत छोटी छोटी होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे इंट्रिंसिक इश्यूज भी होते हैं जिसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको कैसे समझा जाए सुदीप जी? फिर क्या हमारा मार्केट अब यहाँ से आगे चल के $5 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल कर सकता है 1-2 महीने में? ऐसे मेरे मन में आ रहा है सवाल। ये नीरज जी जरूर हासिल कर सकता है, 1-2 महीना में कर सकता है या नहीं ये बताना बहुत मुश्किल होगा। ये तो मतलब वो फिर आप टेक्निकल के मैं तो टेक्निकल में नहीं कर पाऊंगा, मैं तो फंडामेंटली बोल रहा हूँ कि देखिए माहौल देखते हुए सर, माहौल जो चल रहा है इस समय, माहौल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपसे करता हूँ, सहमत हूँ। बहुत पॉजिटिविटी मार्केट में है, आप किसी से भी बात करेंगे सब लोग पूछते हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, और बहुत सारा चेंज भी हुआ है ना जो कि पॉजिटिव है। हाँ, कुछ सेक्टर्स में, कुछ काउंटर्स में जो वैल्यूएशन वो थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, जरूर लग रहा है, मैं भी मानता हूँ। जैसे अगर आप डिफेंस की बात करें, रेलवे स्टॉक की बात करें, अच्छे कंपनीज है, अच्छा ऑर्डर फ्लो है, पर वैल्यूएशन बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना जल्दी ग्राउंड रियलिटी वैल्यूएशन के साथ कैचअप नहीं कर पाएगा, तो वहां पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। पर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें कंट्रोवर्सी भी है, पर लार्ज कैप में एक्चुअली उतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला जितना कि मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिला है। सो बहुत सारे लार्ज कैप शेयर्स हैं जहां पे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने की संभावना है, और ये लार्ज कैप ही आपको इंडेक्स को मूव करता है, तो और मार्केट कैपिटलाइजेशन को मूव करता है, तो जरूर पॉसिबल है मार्केट कैपिटलाइजेशन एक एलिवेटेड लेवल में पहुंचने का। इलेक्शन सामने आ रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि कंटिन्यूटी रहेगा, और अगर ऐसा ही होता है तो प्री इलेक्शन तो छोड़ दीजिए, पोस्ट इलेक्शन जबरदस्त रैली भी देखने को मिल सकता है। इलेक्शन के आउटकम पे भी लोगों ने डिस्काउंटिंग पूरी कर ली अभी कि थोड़ा बहुत बाकी है सर? मुझे लगता है थोड़ा बहुत बाकी है, शायद लोग जानते हैं कि सरकार वापस आएगा, पर जब वो रियलिटी बन जाता है ना,
तब और एक एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, ह्यूमन नेचर है, आपको मालूम है कुछ होने वाला है अच्छा, हाँ, पर जब वो एक्चुअली हो जाता है तो हाँ, आपका मूड और भी इम्प्रूव हो जाता है। ओके। तो शायद मार्केट में भी ऐसा हो सकता है। और एक बात मैं यहाँ पे कहना जरूर चाहूंगा कि ये सबके साथ इंटरेस्ट रेट, देखिए एक बहुत हाई लेवल पे इंटरेस्ट रेट अभी भी इंडियन इकोनॉमी में बंधा हुआ है। और शायद एमपीसी के मिनट्स का चर्चा आपने देखे होंगे, तो एक व्यू वहां पे जरूर जबरदस्त आया, और वो बहुत मतलब उस पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप प्री कोविड लेवल से आज तक का जीडीपी ग्रोथ देखें, तो सीएजीआर अगर देखें वो करीबन 4% के पास है। तो जीडीपी इफेक्टिवली इज ग्रोइंग 4%, और आज इन्फ्लेशन 4 के ऊपर है, और इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे है? इंटरेस्ट रेट 7% पे है 10 ईयर। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बहुत जल्दी घटाने की जरूरत महसूस करेगा आरबीआई, मुझे ये लगता है। ऑफ कोर्स यूएस इंटरेस्ट रेट कब कम होता है उसके साथ लिंक है, क्योंकि करेंसी अदरवाइज वीक हो जाएगा, तो बहुत सारा फैक्टर आरबीआई को कंसीडर करना पड़ेगा। पर इकोनॉमी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट घटाने की शायद जरूरत बहुत जल्द आ जाएगी, और ये आप देखिए मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा कि बहुत सारे इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स अभी भी दबाव में है। इंटरेस्ट रेट जब घटेगा तो वहां पे एक मोमेंटम आएगा। रूरल कंजम्पशन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन, लोअर इनकम सेगमेंट में कंजम्पशन जबरदस्त नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट कम होने के साथ साथ शायद वहां पे एक मोमेंटम वापस आएगा और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर ले जाने में सहायता करेगा। बट ऐसा भी लगता नहीं सर कि जून जुलाई से पहले कुछ सोचेंगे भी आरबीआई वाले, और इवन एफएमसी वाले तो मतलब खुल के बोल रहे फिर भी कोई उनकी सुन ही नहीं रहा है। बढ़ाए रहो रेट, आप क्या फ़र्क पड़ता है, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी अच्छी अर्निंग यूएस में देखने को मिली। जसप्रीत सर, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अभी ये जो पूरा अपना इंडियन मार्केट का बास्केट मान लीजिए, उसमें लार्ज कैप नहीं चल रहे हैं, ये एकदम फैक्ट है। किसी को कंट्रोवर्सी लगे, बुरा लगे, नहीं चल रहे तो नहीं चल रहे हैं यार, कुछ भी कर लो आप, कितना भी अच्छा रिजल्ट भी दे लें, तब भी उसमें मोमेंटम नहीं आता है। फंड मैनेजर के सामने प्रॉब्लम ये है कि उसको तो पैसा ही उसमें आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में, वही खरीदारी कर रहा है। तो ये जो, और एफआई आ ही नहीं रहा है, एफआई खरीद नहीं रहा है, वो आएगा तभी लार्ज कैप चलेंगे, तो वो भी नहीं आ रहा है। तो फिर आप लोग अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना रहे हैं, कैसे फंड डिप्लॉय कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं अपना पैसा आप? तो सर वी आर मतलब हमने वो गिव अप कर दिया उस सोच पे, राइट, कि लार्ज कैप में ही वैल्यू है, उधर ही बिकॉज ये सर आप कुछ नहीं तो 6-8 महीने से इंक्लूडिंग अस, राइट, फंड मैनेजर्स यही बात बोल रहे हैं, लार्ज कैप में ही वैल्यू है, उधर ही अपसाइड है, मिड एंड स्मॉल कैप में खतरा है, राइट, बट ऑल ऑफ अस हैव गॉट प्रूवन रॉन्ग, राइट, दैट्स अ फैक्ट। तो मैंने वही एस्टिमेट लगाया था कि 2024 के अगर आप कंसेंसस ट्रेड ढूंढेंगे तो सबसे बड़ा ट्रेड आज भी यही है, नंबर 1 ट्रेड, go for large cap, avoid mid and small cap, और be cautious on mid and small cap, right? Number 2 could be कि BFSI में ही बहुत वैल्यू है, अपसाइड है, बारिंग BFSI में भी सिलेक्ट IT एंड बाकी कुछ सेक्टर्स में उतना एक्साइटमेंट नहीं है। तो आई थिंक जितना ज्यादा कंसेंसस बन जाता है ट्रेड, आई मतलब माय लर्निंग, माय एक्सपीरियंस सजेस्ट उतना रियलिटी इज डिफरेंट उससे जो निकल के आती है। तो वी हैव हम लोग अभी वी हैव स्मार्टली पोजिशनिंग आवरसेल्व्स कि मिड एंड स्मॉल कैप में वी आर बिटवीन 40 to 50% एक्सपोज्ड वर्सेस मे बी 25 30 35 40% जो हम पहले थे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज वेयर द फ्लो इज, वहीं पे सारा फ्लो आ रहा है, वहीं पे सारी ग्रोथ आ रही है, राइट, वहीं सारी एक्साइटमेंट है। एंड अब मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे तो दे आर इन अ डिफरेंट लेवल व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग उनका जो मार्केट शेयर है, चाहे इंडिया में हो, चाहे ग्लोबली हो, चाहे मार्जिन ट्रैक्शन हो, वो अलग डायरेक्शन में, और ये 2-4 साल की बात नहीं, वो 5 से 10 साल का विजन लेके बात कर रहे हैं, विच इज सरप्राइजिंगली नॉट as clearer or as starking in a large cap. मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट नेसेसरली I'm taken as an average. So I would suggest कि our sense is small cap and mid cap outperformance is here to stay. अभी वो पिछले एक साल में जो इतना बड़ा डिफरेंस आया है कि जहां पे निफ्टी ने 26% ग्रो किया है, मिड कैप ने 60% प्लस किया है, स्मॉल कैप ने 70% प्लस किया है ऑन एंडेक्स लेवल, द रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस, उतना बड़ा अल्फा नहीं रहेगा, राइट, ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा अल्फा हो गया है, राइट, लास्ट 1 ईयर हैज बीन एन आउट एक्सेप्शनली ईयर, बट अल्फा जरूर रहेगा स्मॉल कैप एंड मिड कैप का, एंड आवर सेंसेस उधर पैसे मतलब उसमें पोजीशंस बनाए रखना चाहिए, इंक्रीमेंटली थोड़ा वन कैन बी कॉशियस, बट
नो रीजन हम उसमें बेच के डर के बाहर आ जाए। तो एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ लेकिन कोई पर्सनली नहीं लेगा उसको, जो सुन रहे हैं वो भी नहीं लेंगे पर्सनली। सबको बोलने के लिए अच्छा लगता है कि आप लार्ज कैप देखिए, आप बहुत अंडर वैल्यूड हैं, बहुत सेफ्टी होती है उसमें, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, लार्ज कैप की तरफ जाना चाहिए और उनके वैल्यूएशन भी काफ़ी कंफर्ट देते हैं। लेकिन खुद भी खरीदते मिड कैप स्मॉल कैप है, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस का भी डर है। फंड में कोई पैसा लगाएगा जब आपका फंड ही परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि चल ही वही रहे हैं। मैं इसको और पॉलिश्ड वे में कह देता हूँ कि ये मार्केट कैप की बहस ही बेमतलब है, जिधर पैसा बन रहा लोग उधर लगा रहे हैं। क्या ऐसा है क्या पंकज जी, आप लोग मानते हैं इस बात को कि फंड, ये लार्ज कैप मिड कैप की डिबेट जो चलती रहती है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? देखो नीरज जी, आई थिंक हमारे को अलग अलग सेक्टर, अलग अलग भाग में इन्वेस्टर्स को और मार्केट को दायरा देना पड़ेगा। सिंस वी आर डीलिंग विद लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऑन अ डेली बेसिस, उनकी साइकी में भी जाना पड़ता है। इन द सेंस जो आप कह रहे हैं कि व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 2-3 मंथ्स, मेरे को लग रहा है कि लार्जर कैप के जो स्टॉक्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी बढ़ गई है। व्हाट वाज हैपनिंग टिल अबाउट ईयर 2023, जो हमारे बड़े बड़े स्टॉक्स थे, समथिंग लाइक कोई रिकमेंडेशन या कुछ भी नहीं है, से समथिंग लाइक अ रिलायंस इंडस्ट्री, समथिंग लाइक अ टीसीएस, समथिंग लाइक अ सन फार्मा, आई थिंक वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और उसमें अगर पैसा कोई लगा भी रहा था तो एक परसेंटेज रिटर्न नहीं आ पा रहा था। बट व्हाट हैज हैपन इन लास्ट से 2-3 मंथ्स कि वो स्टॉक्स ने भी परफॉर्म किया है, बट उसका मतलब ये नहीं कि मिड कैप या स्मॉल कैप में कोई डीपर करेक्शन आ गई है। दे कंटिन्यू टू परफॉर्म, ठीक है। उन सेक्टर्स में से समथिंग लाइक अ डिफेंस और समथिंग लाइक स्मॉलर मिड कैप में जहां जहां थोड़ा सा फ्रॉथ बढ़ जाता है, उस फ्रॉथ में हम देख रहे हैं कि करेक्शन आ रही है। बट अगर हम इन्वेस्टर की तरह से बात करें, उसको लगता है कि जो एक परसेंटेज रिटर्न है, अगर वही पैसा मैं एक्स वाई अमाउंट अच्छे मिड कैप या स्मॉल कैप में लगा रहा हूं, वहां पर मेरा अभी भी परसेंटेज रिटर्न ज्यादा आ रहा है, बजाय कि ठीक है सेफ्टी क्वेश्चन लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा है, बट परसेंटेज रिटर्न अभी भी कम है। सो डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ क्लाइंट्स होंगे, वेदर दे वांट टू सीक सेफ्टी विद स्मॉलर रिटर्न्स, वेदर दे वांट टू प्ले अ हाई बीटा गेम। नहीं, अभी तो मार्केट में मोमेंटम है, अभी मार्केट में पैसा है। आई थिंक कि आपकी क्या राय है, वेदर दिस मिड कैप स्मॉल कैप विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। तो हमें एक स्पेसिफिक एक अपनी वॉट एवर रैशनल जो होता है कि ओके लेट्स कंटिन्यू विद द सेफर, रिलेटिवली सेफर, कोई ऐसा एब्सोल्यूट सेफ्टी तो कहीं भी नहीं होती, रिलेटिवली सेफर जो सेक्टर्स होंगे। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मिड कैप या स्मॉल कैप का हाथ इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ने छोड़ दिया है। स्टिल काफी सारा पैसा वहां पर फ्लो हो रहा है, काफी सारा आ रहा है, बट लार्ज कैप में भी पार्टिसिपेशन बढ़ गई। आई थिंक दैट इज माई सम ऑफ द गेम, और मेरे को लगता है कि अभी दिस ट्रेंड वुड कंटिन्यू। और उसमें स्मॉलर कैप में हम अपने क्लाइंट्स को जरूर कहते हैं कि दैट इज द पॉकेट, वहां पर आपको जरूर कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, विदाउट नेमिंग एनीथिंग, जो सिर्फ एक लिक्विडिटी या मोमेंटम ड्रिवन है, विदाउट फंडामेंटल्स। दे हैव आल्सो स्टार्टेड मूविंग। सो दैट इज अनदर एरिया ऑफ कंसर्न, एंड सम एरिया ऑफ कंसर्न से समथिंग लाइक जो हमने पिछले दिनों देखा था, इरेशनल वैल्यूएशन हो गई थी, समथिंग लाइक डिफेंस स्टॉक्स या रेलवे स्टॉक्स में, वहां पर टेपर डाउन हुई है वैल्यूएशन। एक और चीज पे हम बार बार जो कॉशन कर रहे हैं लोगों को कि वील हैव टू सी व्हाट द मार्केट लेवल्स आर जस्ट बिफोर इलेक्शंस। क्या एवरीथिंग प्राइज इन तो नहीं हो जाएगा जब तक हम इलेक्शन में आए? क्या जो अभी तक हमारा जो निफ्टी 22,000 के आसपास चल रहा है, यहां से भी अगर 5-7% और ऊपर हो गया, क्या वो जो 360, 370 या 400 सीटों की जो बीजेपी बात कर रहे हैं, क्या वो ऑलरेडी प्राइज इन तो नहीं हो गया? एवरीथिंग इज प्राइस टू परफेक्शन। और उसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि बाय ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज, इट्स नॉट अ र्यूमर, बट कि सब कुछ प्राइज इन हो गया, और उसके बाद एक वी कुड सी मार्केट इन सम काइंड ऑफ करेक्शन, सम काइंड ऑफ प्लेटू फॉर सम टाइम। सो दैट इज वन थिंग वी आर कॉशनिंग, और उस चीज का आई थिंक जो एक समीकरण या अध्ययन, वो जब इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले ही हो पाएगा। जी मनीष जी, एक सवाल आपसे। सर, क्या आपको लगता है कि यहाँ से अगले 2-3 महीनों में, चूंकि इलेक्शन का जिक्र बार बार आ रहा है, तो एक बड़ी रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसको इलेक्शन रैली कह लें या जो भी नाम देना चाहें, एक बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अभी यहाँ से? नीरज, जरा मार्केट की डायनेमिक को अगर देखें तो दो ही लॉ एक्चुअली हैं। एक की जो आज जब महंगा खरीदेंगे तो रिटर्न लंबे समय में सस्ता मिलेगा, एक लॉ है वो जनरल। और दूसरा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो चीज पहले हुई है वही होती रहेगी, मतलब मोमेंटम इज द रूल।
है ना। ये दो ही लॉ हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा सही रहता है कि जो अभी तक होता रहा है उसी पे अगर बेट करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली वो, अगर स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है तो स्मॉल कैप अच्छा करता रहेगा, लार्ज कैप कर रहा है तो लार्ज कैप करता रहेगा, फार्मा अच्छा कर रहा है तो करता रहेगा। तो मोमेंटम शॉर्ट टर्म के अंदर एक बहुत अच्छा रूल है। और जनरली क्योंकि इन्वेस्टर का होराइजन थोड़ा सा लंबा होना चाहिए और होता है 5 साल, 3 साल, 10 साल, तो उस पीरियड में अगर आप कोई भी चीज महंगी खरीदेंगे तो आपका जो फ्यूचर का रिटर्न है वो कम होगा। तो अब उस हिसाब से लार्ज वर्सेस स्मॉल को देखना चाहिए, फार्मा वर्सेस आईटी को देखना चाहिए, बैंकिंग वर्सेस नॉन बैंकिंग को देखना चाहिए। मेरा एक इंटरवेंशन आपके पुराने क्वेश्चन पे ये था। और जहां तक इलेक्शन का सवाल है, ऑफ कोर्स आई थिंक मार्केट ने अपना, हम लोगों ने जब शो किया था कि एमपी के एग्जिट पोल के ऊपर जब डिस्कशन हुआ था कि जब एमपी का एग्जिट पोल 140 सीटें दिखा रहा था तो ये मोर और लेस क्लियर हो गया था हर रीजनेबल एनालिस्ट को इंक्लूडिंग मी कि अब वहां पे जो सरप्राइज का एक रिस्क था नेशनल इलेक्शन में वो नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि 270, 280, 290 सीटों के ऊपर बीजेपी इज अ गोल्डीलॉक कंडीशन फॉर मार्केट। आप 300, 350 वो बीजेपी का प्रोजेक्ट हो सकता है, वो मार्केट के लिए फेवरेबल है अनफेवरेबल है वो एक इफी है। सो फॉर अस द बेस्ट थिंग इज दैट वी गेट अ स्टेबल एंड कॉन्टिन्यूअस गवर्नमेंट जो पिछले 10 साल में रही। अगर वो ही रहे, वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, तो वो मार्केट उसको जनरली फेवर करता है, भले वो यूएस हो या इंडिया। उसके बाद में जो एक्सेस है वो 100 सीट एक्स्ट्रा किसी को आ जाए, 550 सीटें सारी किसी को आ जाए, उससे मार्केट को बहुत फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मार्केट शुड बी केयरफुल कि अगर किसी एक पार्टी को आप एक्सेसिवली लीन कर दो, अगर पूरा पॉलिटिकल फोर्स उधर लीन हो जाए, तो देन आउटकम कैन बिकम अनसर्टेन। सो होपफुली विल गेट अ गोल्डीलॉक what do you call result instead of a one sided result। तो इसी गोल्डी लॉक के चक्कर में मार्केट दौड़ता रहेगा, जो कि अभी दिख रहा है। अरे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ सर, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो हमने कहा था पेंट सेक्टर पे बात करनी, जो कि बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ है। क्या उसके मायने हो सकते हैं, कैसे पेंट सेक्टर को अप्रोच किया जाए, इस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा मार्केट स्पेशल में। और अब हम बात करेंगे पेंट सेक्टर की, जिसमें पिछले हफ्ते एक बड़ी घटना हुई कि बिरला ग्रुप की तरफ से ग्रेसिव इंडस्ट्रीज़ के नेतृत्व में 3 नई फैक्ट्रियां शुरू की गई, जो कि लुधियाना, पानीपत और चियार में है। 3 और फैक्ट्रियां इसी साल आएंगी, यानी कुल 6 फैक्ट्रियां पैन इंडिया के लिए, और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। अगर इस इंडस्ट्री को देखें, बहुत ब्रीफली समझना हो, तो पिछले 12-13 सालों में टोटल जो इन्वेस्टमेंट इसमें एसेट्स में हुआ है करीब करीब 20,000 करोड़ के आसपास, मान लीजिए, जो पैसा लगाया गया था। और उसी हिसाब से कंपनी 12-13% के रिटर्न के हिसाब से चल रही थी। अब वन शॉट में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और आना, यानी 50% आपने कर दिया, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो जैसे एक बहुत शांत इंडस्ट्री चल रही थी, सब अपना अपना कमा खा रहे थे, एशियन पेंट लीड कर रही थी, सब वही 10-12% पे ग्रो कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक प्लेयर ने आके डिसरप्शन कर दिया है। 3 फैक्ट्री आ चुकी, 3 और आएंगी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा लीडरशिप में, मार्केट शेयर में, प्राइसिंग में, डीलर क्रेडिट में, एड स्पेंड में, क्या क्या होने वाला है पता नहीं। इसे को समझने की कोशिश करते हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको इन्वेस्ट करना है या इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स बदल रहे हैं तो वो क्या होंगे। बड़ा फटाफट इसके छोटे छोटे जवाब लेते हैं। सुदीप सर, पहले आप बताइए, पेंट इंडस्ट्री में ये कुछ हुआ है, कैसे आपने रीड किया और कैसे अपने आप को अगर इस सेक्टर में निवेश करना तो स्ट्रेटजाइज करेंगे। नीरज जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ग्रासिम के लिए बहुत अच्छा मूव है। जो उनकी बिजनेस की साइक्लिसिटी थी, जो साइक्लिक नेचर ऑफ बिजनेस था, वहां से वो निकल रहे हैं। और ये उनका जो अगर आप ग्रुप की बात करें तो उनके लिए बहुत सिनर्जिस्टिक है, क्योंकि बिल्डिंग का सीमेंट वो बनाते हैं, सीमेंट का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्लेयर है। तो इसके साथ जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हम बात कर रहे हैं, बहुत सिनर्जिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो ग्रासिम के लिए तो बहुत अच्छा मूव है। और पहले हमेशा B2B सेगमेंट में थे, वहां से B2C में आ रहे हैं, तो मैं ये ग्रासिम के लिए पॉजिटिव मूव मानूंगा। एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न, देखिए एशियन पेंट्स के लिए तो खतरा है ही है, क्योंकि इंडस्ट्री लीडर वो है, तो मार्केट शेयर का जो भी ग्रासिम गेन करेगा वो कुछ हद तक तो एशियन पेंट्स को सफर करना ही पड़ेगा। तीसरी बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि मार्केट में बहुत दबा के कंपटीशन देखने को मिलेगा, मार्केटिंग स्पेंड बहुत ज्यादा होगा, तो मार्जिन स्क्वीज डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग जो प्लेयर है, जो क्योंकि ग्रासिम के साथ फाइट करना पड़ेगा, तो वहां पे उनका मार्जिन स्क्वीज जरूर होगा। फाइनली मैं कहूंगा कि इंडस्ट्री के लिए
एक बहुत ही टर्बुलेंट फेज रहेगा अगला 2-3 साल, मैं ये मानूंगा। कंज्यूमर के लिए अच्छा होगा जरूर, पर इंडस्ट्री में एक टर्बुलेंट फेज रहेगा। और ऐसे फेजेस बहुत सारे इंडस्ट्री में हम देख चुके हैं। जब जब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ नीरज, ये निरमा आया था, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैं काम करता था। हमने उस टाइम में देखा है कि एक टर्बुलेंस जैसा आया था। और उसके बाद जब पतंजलि दबा के मार्केट में उतरा, तब कुछ साल पहले तब एक टर्बुलेंस आया था एफएमसीजी में। पर ओवरऑल अगर आप ट्रेंड चेक करें तो इवेंचुअली सब लोग सेटल कर जाते हैं। थोड़ा बहुत मार्केट शेयर लूज करते हैं, शायद नया प्लेयर मार्केट शेयर गेन करता है। नॉर्मली थिंग्स सेटल डाउन आफ्टर 2-3 साल। तो मैं 2-3 साल का टर्बुलेंट फेज इंडस्ट्री के लिए देख रहा हूँ। ग्रासिम डेफिनेटली विल बी ए प्लेयर टू रेकन विथ इन फ्यूचर। ओके, जसप्रीत जी, आपको अगर इस सेक्टर में निवेश करना हो तो आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे? सो द पॉजिटिव चीजें पहले, द पेंट सेक्टर, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रॉक्सी है टू द रियल एस्टेट बिल्डिंग मटेरियल ग्रोथ स्टोरी, तो डेफिनेटली सेक्टर मोमेंटम में कोई दो राय नहीं है कि वो उसका ग्रोथ नहीं रहेगा। एंड इनफैक्ट जो उसका रीपेंटिंग साइकिल है वो कम होती जा रही है, राइट, फ्रॉम 15 years to 10 years and now less than 7 years and 4 even 4-5 years. So from that point, sectoral tailwinds जरूर बने रहेंगे। उसके अंदर वैल्यू एड प्रोडक्ट्स भी सब कंपनीज ला रहे हैं। बट माय बिगर चैलेंज इज कि आज के दिन में 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें अगेन दो भी स्टॉक का नाम लिया जा रहा है, नो रिकमेंडेशंस, वी मे हैव इन्वेस्टमेंट पोजीशंस एज अ डिस्क्लेमर। 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री में नंबर 1 प्लेयर का 35,000 करोड़ का टर्नओवर है, 50% मार्केट शेयर है। जो नेक्स्ट 2-3-4 प्लेयर्स हैं उनका उनका भी करीबन करीबन 30-35% मार्केट शेयर। 4 प्लेयर मिल के 85% प्लस मार्केट शेयर उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, राइट। Here comes a challenger for the first time after many years। और ये पहली बार नहीं हो रहा। कंपनीज आप बात करेंगे वो बोलेंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है, एमएनसीज आई हैं गई हैं, बट द डिफरेंस इज दिस टाइम जो चैलेंजर आया है वो उसकी बहुत बड़ी बैलेंस शीट है, बहुत ज्यादा सिनर्जीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ब्रांड में, एंड ही हैज डीप पॉकेट्स, राइट। ही विल नॉट गेट स्केर्ड और वो भाग नहीं जाएगा 2-3 सालों में, 4 सालों में, 8 सालों में। उनके पास बहुत सिनर्जीज है, बहुत सोच समझ के आए हैं अगर वो इस क्षेत्र में आए तो आफ्टर सो मेनी इयर्स। नंबर 2, 10,000 करोड़ का उनका टारगेट है 4 साल में टर्नओवर करने, राइट, विच मींस 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री अगर 4 साल में 10% ग्रो कर करके भी 1 लाख करोड़ हो जाती है, दे आर क्लेमिंग टू हैव 10% मार्केट शेयर, राइट। अब ये 10% मार्केट शेयर कितना नंबर 1 प्लेयर से निकलेगा और कितना 2-3-4 प्लेयर्स में से निकलेगा इन टर्म्स ऑफ उनका मार्केट शेयर कम होगा, दैट इज रिमेन्स टू बी सीन। बट द बॉटम लाइन इज the sector is will go through some exciting times। market share loss of incumbent players उनका जरूर कम होगा, that is given। and there is a definite challenge to the dominance of number 1 player, और वो दिख भी रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आप जी। नंबर 1 प्लेयर के आप नतीजे उठा के देख लें, स्पेशली on the प्राइस मूवमेंट इन द लास्ट 1 year, हर साल उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, आउट परफॉर्मेंस दिया है, बारिंग द लास्ट 1 year, एंड इट इज वो almost दिख भी रहा है। So we are to summarize, we are not very excited about this space anymore, and we have cut down all our positions, wherever we had in this sector to a great extent, unless वो technical positions है वो कुछ छोटी मोटी होंगी, but long term we are out of this sector, and in terms of the listed opportunities that I'm saying, ये अकेला ग्रासिम नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो पिछले 3-4 सालों में उन्होंने अपना सीरियस इन्वेस्टमेंट करा है या कर रहे हैं, लाइक जेके सीमेंट, लाइक जेएसडब्ल्यू, देयर आर मेनी प्लेयर्स व्हिच आर ट्राइंग टू गिव अ चैलेंज टू द इनकम। जी, मनीष जी, आप चूंकि बहुत लंबे लंबे ट्रेंड पढ़ते हैं, क्या ये बाजार इतना बड़ा है कि इसमें सबका गुजारा हो जाएगा? जेएसडब्ल्यू पेंट या इंडिगो जो नए प्लेयर, बहुत छोटे छोटे प्लेयर हैं, सबका गुजारा चल रहा था, एक कोऑपरेटिव टाइप की कंपनियां चल रही थी, सब कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, सब पैसा बना रहे थे, थोड़ा थोड़ा दुनिया चल रही थी। लेकिन एक बड़े प्लेयर ने बहुत बड़ा डिसरप्शन किया है, जैसे कि अभी जसप्रीत जी कह रहे थे, कोविड के दौरान ग्रासिम ने बहुत पैसे बनाए हैं, ह्यूज मनी है उनके पास, बहुत डीप पॉकेटेड है। ऐसे 2 और डिसरप्शन इंडस्ट्री में हो चुके हैं इससे पहले, एक टेलीकॉम में हुआ था, दूसरा अभी हुआ है जियो फाइनेंस के जरिए। बजाज फाइनेंस के लिए तमाम कंपनियों के चले, हर एक मार्केट में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, के लिए बता रहा हूँ कि डिसरप्शन आए हैं, उनके अलग डायनेमिक्स होंगी कि साहब फाइनेंस मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन पेंट स्पेसिफिक में जो ये घटना हुई है,
क्या इतना बड़ा बाजार है सबका गुजारा हो जाएगा? नहीं साहब, आप सब लोगों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मेरे को चाहिए, क्योंकि आपने मेरे से खुन्नस निकाली। पुट्टी क्यों बेचते हैं आप पेंट वाले हैं, तो मेरे धंधे में आप घुसे, तो मैं आपके धंधे में घुस रहा हूँ तो अब गेम होगा। कैसे देख रहे हैं आप? आई मीन 2-3 चीजें हैं। कैपिटलिज्म का यही मैजिक है कि जहां कहीं जो एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा वहां पे नई कैपिटल अपने बैग लेकर के, बोरा बिस्तर लेकर के वहां पहुंच जाएगी और उस मार्जिन को डिप्रेस करेगी। इसीलिए इवेंचुअली कंज्यूमर और इकोनॉमीज ग्रो कर पाती हैं बिकॉज ऑफ इस ऑपरेटिव फोर्स ऐसी है, और वो हमेशा मार्जिन को, नया कंपटीशन किसी भी एरिया में आया है वो मार्जिन को कंप्रेस करता है। एक जनरल लॉ है जो सभी को पता है। एक दुकान मेरे यहाँ पे बाजू में थी, अगर दूसरी दुकान और खुलेगी तो पहली दुकान को दिक्कत होगी ही, वो कुछ भी पार्ले जी बेच रहा हो या गोली बिस्किट बेच रहा हो दूसरा। तो ये तो खैर, ये तो आई मीन रूल सा है, और ऑफ कोर्स जो इनकम्बेंट्स हैं उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, बेटर है। क्योंकि जो मैक्रो जो है, जिस स्पीड से पेंट का डिमांड है, वो जस्ट बिकॉज ग्रासिम ने लॉन्च कर दिया है इसका मतलब डिमांड नहीं बढ़ेगा। इट्स ओनली सप्लाई इंक्रीजिंग, है ना। तो पहला ये बात है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, क्योंकि मैं किन्हीं के साथ काम भी किया हूं और इन लोगों को मैंने काफी क्लोजली देखा है। प्रमोटर्स के रिफ्लेक्सेस इंडिया के अंदर हर प्रमोटर के अलग हैं। इस बिजनेस के अगर मुकेश भाई घुसते हैं तो वो प्राइस वॉर करेंगे। आई मीन कोई भी अंबानी हो, वो 2004 वाले अंबानी हो या टेलीकॉम में, या 2016-17 वाले अंबानी हो, उसके सामने अगर टाटा टेलीकॉम में हो या वोडाफोन टेलीकॉम में, वो इवेंचुअली उसको रोस्ट कर देंगे। तो वो अंबानी का रिफ्लेक्स है। अदानी या जिंदल जी का रिफ्लेक्स है, वो केपेक्स को इतना भयंकर स्केल करेंगे कि आप अगर मार्जिनली वीक प्लेयर हैं तो आप यू विल एंड अप एक्चुअली लूजिंग ड्रामेटिकली। तो वो उनका रिफ्लेक्स है। बिरलास का रिफ्लेक्स थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा सा कोलैबोरेटिव प्लेयर है। हालांकि इनकी भी डीप पॉकेट्स हैं, लेकिन किसी भी मार्केट के अंदर वो प्राइस डिसरप्शन नहीं करते हैं। और इंक्रीमेंटली वो टिपिकल व्यू ऑफ एक्चुअली कि एवरी इंक्रीमेंटल डॉलर जो इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर ठीक से आरओसी आरओई बने, उस नजरिए से ये स्केल करते हैं बिजनेस को। तो न तो प्राइस वॉर करते हैं, न मेजर भयंकर स्केल करते हैं कि मुझे सेकंड या थर्ड वाले को एकदम डेसिमेट ही करना है। तो उस वजह से अगर उतना आप लोगों के लिए छोटी सी रस्सी है जो इन्वेस्टर है कि नहीं, ये बंदा जो नया घुस रहा है वो थोड़ा जेंटलमैन है। ओके। उसके अलावा तो खैर मैक्रो तो खराब हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन एक बात आपने जो कही ना कि बहुत मैसिवली ये घुस चुके हैं सर। ये तो मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नीचे जितने हैं ना, सब के लिए बहुत मुश्किल कर दी। एशियन पेंट तो खैर किसी तरीके से, उन्होंने बहुत, आपने सही कहा, जेंटलमैन, उन्होंने कहा कि हम तो नंबर 2 के लिए आए हैं, 1 से मेरा कोई लेना देना नहीं। सो वेरी गुड स्टेटमेंट। तो चलिए शो यहाँ समाप्त करें, क्योंकि समय एकदम समाप्त हो चुका है। लेकिन बहुत दिलचस्प बात अभी जो कही मनीष जी ने, कि हर एक इंडस्ट्रियल हाउस का अलग अलग रिफ्लेक्शन होता है कि वो कैसे कंपटीशन के साथ निपटना चाहता है। तो देखेंगे हम लोग पेंट इंडस्ट्री में क्या होगा, मार्केट 5 ट्रिलियन कितने दिनों में बनती है, और बाकी चीज़ें कैसे पैन आउट होती हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर किसी बढ़िया नए इशू के साथ मार्केट डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।